गाइस अब शुरुआत करते हैं महाजनपद से। तो महाजनपद को जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इसका पीरियड अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 600 बीसी से लेकर 325 बीसी के पीरियड में हम लोग को महाजनपद देखने को मिलते थे। महाजनपद का पीरियड हुआ करता था। टोटल 16 महाजनपद हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये महाजनपद कहाँ पर है, या फिर इनकी कैपिटल पूछ ली जाती है, या फिर इन जनरल नाम ही पूछ लिया जाता है कि इन पर्टिकुलर ऑप्शन में से बताइए कि कौन से महाजनपद में आते हैं। तो सबसे पहले तो इनके नाम देख लो। तो अंग, मगध काफ़ी फेमस, वज्जी काफ़ी फेमस, मल्ला, काशी काफ़ी फेमस, कोसाला, वत्सा, चेदी, कुरु, पंचाला। राइट, तो ये सब नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए। शूरसेना, राइट। इसके अलावा मत्स्य, अवंती, अश्माका, गंधारा काफ़ी फेमस, कंबोज काफ़ी फेमस। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको नाम थोड़े से आइडिया होना चाहिए कि ये सब 16 महाजनपद है। कंपोज की बात करें तो कंपोज पाकिस्तान की हजारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसकी कैपिटल या तो हथका या फिर राजपुर हम लोग को देखने को मिलती है। गंधारा जो है ये आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट पर आपको नजर आएगा। तक्षशिला इसकी कैपिटल है, और ये रावलपिंडी के पास में है पाकिस्तान के। और इसकी दूसरी जो कैपिटल है वो है पुष्कलवती। और अश्कमाका की बात करें गाइस तो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच वाला एरिया ये हम लोग को देखने को मिलता है, अश्माका। और इसकी जो कैपिटल है ये है पोटाना या फिर पाटली। अवंती की बात करें तो मालवा का क्षेत्र अवंती वाला, अभी के टाइम पे हम देखें तो मालवा वाला क्षेत्र। और नॉर्थ अवंती की कैपिटल है उज्जैनी, और साउथ अवंती की महिष्मती। राइट, तो ये इसकी कैपिटल है। मत्स्य की बात करें तो राजस्थान में है ये मत्स्य, जयपुर के अंदर। और अलवा और भरतपुर जो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलती है तो वहां पर है मत्स्य। राइट, मत्स्य हुआ करती थी ये महाजनपद। और इसकी कैपिटल विरतनगर हम लोग को देखने को मिलती है। सूर्यसेना की बात करें तो एट प्रेजेंट हम लोग को ब्रजमंडल जो एरिया देखने को मिलता है, मथुरा यूपी वाला, तो वहां पर उसकी कैपिटल है मथुरा में, मतलब यानी कि इसकी इसी नाम से इसकी कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है, मथुरा। फिर पंचाला की बात करें गाइस तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप रुहेलखंड के एरिया को देखेंगे तो वहां पर हमें पंचाला हुआ करता था ये महाजनपद। और नॉर्थ पंचाल की कैपिटल जो थी वो थी अहिचत्र, अहिचत्र हुआ करती थी। साउथ पंचाल की कैपिटल कंपीलिया हुआ करती थी। कुरु की बात करें तो दिल्ली वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया, वो कुरु का एरिया हुआ करता था। इंद्रप्रस्थ कैपिटल थी, जो कि आज की डेट में दिल्ली जिसे हम लोग बोलते हैं इंद्रप्रस्थ, तो वो कुरु वाला महाजनपद था। चेडी की बात करें तो बुंदेलखंड का जो एरिया है वो चेडी वाला एरिया है, और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी सोथीवती और शक्तिमती, सोथीवती या शक्तिमती इसे कहते थे। वत्स्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर वाला क्षेत्र और इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो हमें देखने को मिलता है, तो कौसंबी इसकी कैपिटल थी वत्स की। कोसाला की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ही गोंडा वाला और फरीजाबाद वाला और बारेच वाला जो एरिया हमें देखने को मिलता है। और कोसाला की बात करें गाइस तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आती है, फैजाबाद, गोंडा और बहरेच डिस्ट्रिक्ट जो हमें देखने को मिलती है। और नॉर्थ कोसाल की कैपिटल जो है इसे नाम दिया गया है श्रावस्ती या फिर सहेत महेत, राइट। और साउथ कोसाल की कैपिटल साकेत या अयोध्या जो है वो बोला जाता है इसको। काशी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, तो इसकी कैपिटल भी वाराणसी है। मल्ला की बात करें, मल्ला महाजनपद की, तो ये हम लोग को गोरखपुर, बस्ती और देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो देखने को मिलती है, और सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश में है, तो ये मल्ला वाला एरिया हुआ करता था महाजनपद का। और पावा और कुशीनारा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। वज्जी की बात करें तो ये बिहार का एरिया है, वैशाली मुजफ्फरपुर वाला, राइट। और इसकी जो कैपिटल थी वो विदेहा, मिथिला और वैशाली इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती थी। फिर मगध वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट, मगध, पटना, गया और नालंदा वाला क्षेत्र जो बिहार का है, तो वो पूरा एरिया हमें देखने को मिलता है। तो इसकी कैपिटल गिरी व्रज, राजगृह, राजगिर जो बिंबिसारा के अंडर, और पाटलिपुत्र, उदयन। वैशाली की बात करें तो शिशुनागा की कैपिटल, पाटलिपुत्र की बात करें तो काल अशोका की कैपिटल। तो ये अलग अलग हम लोग को कैपिटल्स देखने को मिलती है। इनके बारे में भी एक एक करके हम लोग जो है वो आगे चल के बात करेंगे। और आगे की बात करें जैसे कि अंग भी बिहार वाला एरिया हम लोग को भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिलता है। और चंपा नागरी इसे कहा जाता है इसकी कैपिटल को। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए 16 महाजनपद, उनका मॉडर्न एरिया और उनकी कैपिटल के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो अंगुतारा निकाय, महावस्तु। और जैन लिटरेचर की बात करें तो भगवती सूत्र। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि बताइए कि ये 16 महाजनपद जो है
वो किन लिटरेचर में पाए गए थे? तो बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर में पाए गए थे। लिटरेचर का नाम भी पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा डायरेक्ट पूछ जाएगा कि बताओ भगवती सूत जो है वो किसकी है, जैन लिटरेचर है या बुद्धिस्ट लिटरेचर है? तो जैन लिटरेचर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीजें जो है वो आ जाती हैं। दो प्रकार की स्टेट्स हुआ करती थी, मोनार्कियल और नॉन मोनार्कियल या फिर रिपब्लिकन। तो राजा का शासन हुआ करता था और फिर कई बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वगैरह के थ्रू भी राजा जो है वो चुने जाते थे। मोनार्कियल स्टेट्स की बात करें, इसमें अंग, मगध, काशी, कोसाला, वत्स, चेडी, सुरुसेना, मत्स्य, अवंती, गंधारा, तो ये वाले जो क्षेत्र थे इसमें राजा हुआ करते थे, मोनार्कियल स्टेट हुआ करती थी। और इलेक्शन जहां पर हुए करते थे वो थी वज्जी, मल्ला, कुरु, पंचाल, कंबोज, शाक्य, राइट, कोलियाज और मोरिया। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते थे कि ये हुआ करते थे, इलेक्शंस के थ्रू जो है वो किंग चुने गया करते थे। अब मगध के राइज की हम लोग बात करते हैं कि कैसे जो है वो मगध जो है वो उसका राइज हुआ, हमें देखने को मिला, एम्पायर इसका एक्सपेंड हुआ। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो इंडिया की है 6ठी सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी से, तो वहां पर हम लोग को 4 स्टेट्स के बीच में स्ट्रगल्स देखने को मिलते थे। मगध, कोसाला, वत्स और अवंती, ये 4 आपस में भिड़ते थे सुप्रीमेसी के लिए कि कौन पावरफुल होगा। अल्टीमेटली मगध किंगडम जो है वो इमर्ज हुआ मोस्ट पावरफुल के तौर पर। इसने सभी को जो है वो निपटा दिया, सभी को हरा दिया और फिर इसने अपना खुद का एक एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश किया। तो मगध की जीत के क्या क्या हम लोग को कॉजेज देखने को मिलते हैं। कभी कभी मेंस में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मगध की जीत के क्या क्या कारण है, बताओ। तो मगध जो है गाइस, इसको एडवांटेज मिलता है ज्योग्राफिकल पोजीशन का। जैसे कि आयरन की बात करें, आयरन एज की, तो वहां पर ये एरिया जो है वो रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट का एरिया है। अब आयरन ज्यादा होंगे तो ये अच्छे वेपन जो है वो बना पाएंगे, राइट। और इसके ही मतलब राजगीर से वो आता था, आयरन वगैरह के डिपॉजिट हम लोग को राजगीर में देखने को मिलते थे, जो कि इसके काफी नजदीक था। तो ये इसका एक हमें वेपन्स बनाने के लिए एक इसका पावरफुल कॉज हमें देखने को मिलता है कि इसके पास जो है वो ज्यादा वेपन्स इसलिए क्योंकि आयरन का डिपॉजिट यहाँ पर था और इसलिए ये पावरफुल उभर कर आया क्योंकि ज्यादा आयरन वेपन्स जो है ये बनाने की क्षमता रखता था मगध। दूसरी चीज, मगध जो है गाइस ये गैंगेटिक प्लेन के मिड पर हम लोग को, सेंटर पर हम लोग को देखने को मिलता है और अच्छी फर्टाइल सॉइल होने के कारण, मतलब कि अच्छी जमीन होने के कारण यहाँ पर फूड सरप्लस भारी मात्रा में। अब फूड सरप्लस भारी मात्रा में तो ऑब्वियस सी बात है कि एडवांटेज इसको होगा ही होगा, राइट। खाना, राशन वगैरह एक बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। मगध को स्पेशल एडवांटेज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी प्राप्त है, राइट। ऑल्दो इंडियन स्टेट्स आर वेल एक्विंटेड विद द यूज ऑफ हॉर्सेज एंड चैरियट्स, it was Magad which first used elephant on the large scale in its war against neighbors। तो यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दी गई थी यहाँ के जवानों को, आप ये कह सकते हैं। और यहाँ पर हाथी जो है उसका उपयोग युद्ध में पहली बार किया गया था। तो ये वाला भी एक फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो ये बात करी हमने थोड़े से मगध के राइज की। अब हरियंका डायनेस्टी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये 544 बीसी से लेकर 412 बीसी के पीरियड में हमें देखने को मिलती थी हरियंका डायनेस्टी। बिंबिसारा की बात करें गाइस, श्रोणिका इन्हें नाम दिया गया था। तो 544 बीसी से लेकर 592 बीसी के पीरियड पर ये थे। तो हरियंका डायनेस्टी के ये फाउंडर है। क्वेश्चन आएगा हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन, तो बिंबिसारा, आप ध्यान में रखना। मगध जो है गाइस इन्हीं की लीडरशिप के अंडर जो है वो आगे बढ़ा, राइट। और ये गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। जिस समय गौतम बुद्ध हुआ करते थे उस समय बिंबिसारा भी हुआ करते थे। इन्होंने शादी करी कोसाला की प्रिंसेस से और इनका नाम था कोसाल देवी के नाम से जानी जाती थी या फिर महाकोशाला, जो कि कोशाल किंग प्रसन्नजीत की सिस्टर हमें देखने को मिलती थी। और लिच्चावी की बात करें गाइस तो ये बेसिकली लिच्चावी हेड चेतक की बहन थी चेलाना, तो उनसे भी इनने शादी करी। मद्र की बात करें गाइस तो ये मद्र राजा की पुत्री थी खेमा, तो इनसे इन्होंने शादी करी। और ये सब चीजें थी उसकी कि जिसके तहत इसने मतलब कि इस एम्पायर ने हरियंका डायनेस्टी का एक्सपेंशन हम लोग को देखने को मिला था बिंबिसारा के अंडर। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि मैरिज अलायंस किए थे, अलग अलग जगहों के राजा से या फिर उनकी मतलब राजा की पुत्री से शादी करी या उनके रिलेटिव से शादी करी। तो उससे इस तरीके से उसने जो है वो एम्पायर अपना एक्सपेंड किया, बढ़ाया मैरिज अलायंस के थ्रू। तो मैरिज अलायंस हम लोग को एक देखने को मिलता है जो कि एक कारण है बिंबिसारा का कि कैसे इसने एक्सपेंड किया, राइट, मगध को। देखिए बिंबिसारा जी ने दहेज के तौर पर भी मैरिज अलायंस किया, तो दहेज के तौर पर इन्हें काशी का कुछ हिस्सा जो है वो मिल गया। इन्होंने शादी करी थी प्रसन्नजीत जो राजा थे कोसाला के, उनकी बहन के साथ शादी करी थी और उसके बदले में इनको जो है वो डाउरी मिली थी, दहेज मिला था, राइट। तो कुछ पार्ट मिल गया था काशी का दहेज के तौर पर। इसके अलावा इन्होंने अंग जो महाजनपद था तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करी थी, उस एरिया को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया था।
राइट, कब्जे में कर लिया था। और अवंती के राजा की तरफ इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हुआ ये था कि वहां के जो राजा थे प्रद्योत, तो उनको जॉइंडिस हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था, बिंबिसारा ने, इन्होंने अपने एक डॉक्टर को, फिजिशियन को जो है, रॉयल फिजिशियन को, जीवाका को उज्जैन जो है वो भेजा था। इन्हें जाना जाता है सेनिया के नाम से, क्योंकि ये पहले इंडियन किंग थे जिन्होंने रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी जो है वो स्टैब्लिश करी थी। तो याद रखिएगा, बिंबिसारा पहले किंग, पहले राजा जिन्होंने रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी स्टैब्लिश करी थी। इन्होंने एक शहर भी बनाया था जिसका नाम था राजगृह, न्यू राजगृह। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। अब फिर बात होती है अजात शत्रु की। कुनिका के नाम से ये जाने जाते हैं। 492 बीसी से लेकर 460 बीसी के पीरियड में ये हमें देखने को मिलते हैं। बिंबिसारा के बाद उनके पुत्र अजात शत्रु आए। अजात शत्रु जो है उन्होंने अपने ही बाप को मार दिया और सत्ता पर जो है वो हासिल कर ली, मतलब सत्ता हासिल कर ली थी। तो अजात शत्रु ने अपने बाप को मारा था, मतलब बिंबिसारा को। अजात शत्रु की पॉलिसी जो थी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हमें देखने को मिलती थी। और काशी जो मिली थी आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया किससे मिली थी, दहेज के तौर पर बिंबिसारा को मिली थी। मतलब कि काशी का जो एरिया था उसके आप ये कह सकते हो कि मामा का, मतलब अजात शत्रु के मामा की थी काशी, और उसने उसके मामा से ही लड़ाई लड़ दी। मतलब कि रिलेशनशिप जो है वो खराब कर दी है इसने, किसके साथ, कोसाला के साथ। कोसाला के राजा प्रसन्नजीत उसके मामा थे अजात शत्रु के, और उन्हीं को ही अटैक करके, अपने मामा को ही मारकर इसने जो है वो काशी का पूरा एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया अजात शत्रु ने। और फिर अजात शत्रु की का नेक्स्ट टारगेट जो था, उसकी आंख जो पड़ी थी वो पड़ी थी वज्जी के ऊपर। उसे वज्जी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना था। और कहा जाता है कि ये वाला युद्ध जो था वो उसका काफी लेंदी युद्ध हम लोग को देखने को मिला था। लगभग 16 साल के पीरियड के लिए ये युद्ध जो है वो चला था, 16 साल के पीरियड के लिए। और कहा जाता है कि वज्जी को इसने सिर्फ छल से जो है वो हराया था। वज्जी के लोगों में फूट जो है वो डाल दी थी अपने राजा के अगेंस्ट। तो इस प्रकार से इसने वज्जी को जो है वो हराया था, राइट, फूट डाल के। 3 चीजें थी जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वज्जी को हराने में। एक जो था वो था सुनिधा, और दूसरा था वत्सकर। ये अजात शत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे जिन्होंने वज्जी के लोगों में जो है वो फूट डाली थी उनके राजा के अगेंस्ट। और दूसरी जो चीज थी वो थी रथ मुसल। ये एक प्रकार का रथ था जिसके ऊपर मेस जो था वो अटैच था। आपने बाहुबली पिक्चर देखी है? आपने देखा होगा बाहुबली में एक ऐसा रथ रहता है जिसके सामने जो होता है वो चल रहा होता है, क्या बोलते हैं, एक मतलब काटने के लिए, मतलब लोगों के सर काटने के लिए, हाथ पैर काटने के लिए वो वेपन जो है वो गोल गोल घूमता रहता है रथ के आगे, और रथ चलता रहता है, और सामने जो भी उस रथ के आगे आता है वो मर जाता है, कट चीथड़े उड़ जाते हैं उसके, राइट। तो वैसी चीज जो थी वो अजात शत्रु के इस रथ में हम लोग को देखने को मिली थी। और एक था महाशील कंठ। तो ये भी आपने बाहुबली की पिक्चर में देखा होगा कि पत्थर रखकर, एक मशीन रहती है ना जिसमें पत्थर रखा जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाए तो पत्थर आगे जाके जो है वो बहुत, पत्थर मतलब अलंगा, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ऐसा इंजन जो कि अलंगे को, बड़े बड़े पत्थर को जो है वो ले जाकर दुश्मनों के ऊपर दागता था, मारता था, राइट। तो ये 3 चीजें बताई जाती है कि वज्जी के ऊपर जो जीत हुई थी इसकी, मतलब 16 सालों में अजात शत्रु की, ये 3 चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो उसने डिप्लोमेटिक तरीके से वहां के लोगों में फूट डाली, दूसरा इसने जो है वो कुछ मतलब इस प्रकार के अपने रथ का उपयोग किया वॉर के दौरान, और तीसरा ये मशीन का उपयोग किया था, इंजन का उपयोग किया था महाशील कंटक का, राइट। तो ये तरीके हम लोग को देखने को मिले थे। और इस तरीके से काशी और वैशाली जो कि वज्जी की कैपिटल हमें देखने को मिली थी, तो ये भी मगध के अंडर जो है वो आ गई थी। और मगध जो है वो पावरफुल टेरिटोरियल पावर जो है वो गंगेस वैली में बन गया था। और देखो गंगा नदी के किनारे इसने एक गांव है जिसे नाम दिया गया है पटाली। तो वहां पर एक वॉच फोर्ट, मतलब कि जल दुर्ग जो है वो बनाया था, और एक फोर्ट भी, एक किला भी बनाया था जिसका नाम था राजगृह। तो ये सब कंट्रीब्यूशन थे अजात शत्रु के, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, बिंबिसारा का बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद राजा आता है उदयीन 460 बीसी से 440 बीसी का इसका टेन्योर था उदयीन का। और इसके काल में, इसके समय पर इसने पाटलिपुत्र जो थी उस सिटी का फाउंडेशन रखा था, नींव रखी थी। पाटलिपुत्र सिटी बनकर आई उदयीन के काल में। और ये सिटी यहाँ पर है जहाँ पर सोन और गंगा नदी जो है उनका संगम हमें देखने को मिलता है। और फिर इसने राजगृह से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया। उदयीन के बाद आते हैं अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। तो ये आते हैं, बट ये सभी के सभी जो थे वो वीक थे। फिर शिशुनाग डायनेस्टी शुरू होती है 412 बीसी से लेकर 344 बीसी के पीरियड में। तो आखिरी जो ये नाग दशक जो थे, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये जो डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है
हरियंका डायनेस्टी, तो हरियंका डायनेस्टी अब खत्म होती है, अब शिशुनाग डायनेस्टी शुरू होगी। तो शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हरियंक डायनेस्टी के जो आखिरी जो शासक थे नाग दशक, तो वो उतने सही नहीं थे, वो सही तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे। वहां के लोग जो थे वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे उस राजा से। तो वहां के लोगों ने इलेक्ट किया शिशु नाग को राजा के तौर पर, और शिशुनाग जो थे वो मिनिस्टर थे आखिरी किंग के, नाग दशक के मिनिस्टर थे शिशुनाग। और फिर शुरुआत होती है शिशुनाग डायनेस्टी की, बट लंबी नहीं चली ये डायनेस्टी, काफी कम पीरियड की डायनेस्टी थी है। और इसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो शिशुनाग का जो था वो ये था कि इन्होंने अवंती को डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था अवंती को। प्रद्योत डायनेस्टी हुआ करती थी, उसको खत्म कर दिया। अब अवंती जो थी वो मगध रूल के काल में आ गई थी। बहुत लंबे समय से युद्ध चलता था, मगध और अवंती के बीच में राइवलरी थी, दुश्मनी थी, वो खत्म हो गई। और शिशुनाग डायनेस्टी में इनके अंडर शिशुनाग ने जो है वो अवंती को अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर शिशुनाग के बाद आते हैं काल अशोक। काल अशोक के समय पर सबसे बढ़िया चीज जो थी वो ये थी कि इन्होंने दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वैशाली के अंदर वो शुरू किया था 383 बीसी में। फिर इसके बाद खत्म हो जाती है शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी आती है। दो शिशुनाग जो थे नाग डायनेस्टी के, तो मतलब शिशुनाग डायनेस्टी के, तो इसको जो है हरा दिया शिशुनाग को महापद्म ने। और महापद्म ने एक नई लाइन किंग्स की स्टैब्लिश करी, जिसे आप नंदास कहेंगे हम लोग। 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक का ये पीरियड चलेगा। महापद्म जो है गाइस, इसे यानी कि इस व्यक्ति को जिसने स्टैब्लिश करी नंदा डायनेस्टी, तो ये जो व्यक्ति है गाइस, तो इसे कहा जाता है सर्व शत्रंतक इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने उखाड़ फेंका था, कहा जाता है सभी क्षत्रियों को, ऐसा पुराण में लिखा है। और फिर पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है इसे उग्रसेना, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी। और पुराण के अंदर महापद्म को एकरथ नाम दिया गया है, मतलब कि सोल मोनार्क, इकलौता मोनार्क, क्योंकि बहुत पावरफुल था ये। और इसने काफी सारी उस समय की जो डायनेस्टी थी शिशुनाग के समय की, वो पूरी की पूरी डायनेस्टी के ऊपर विजय पाली थी इसने। इसे फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं इसको, महापद्म को। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। महापद्म जो है गाइस, उसके बाद उसके 8 बेटों ने राज किया, और धनानंद जो था वो आखिरी बेटा था इसका महापद्म का, जिसने राज किया था। तो आखिरी राजा जो था वो धनानंद था। और उसे जो है वो ग्रीक टेक्स्ट के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, जेंड्रीम्स करके एक ग्रीक टेक्स्ट है, ग्रीक की किताब हम लोग को देखने को मिलती है। ग्रिम्स करके भी एक किताब है जिसके अंदर इसका नाम मेंशन्ड है, धनानंद का। धनानंद के काल में अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था। अलेक्जेंडर आया था इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की तरफ पर 326 बीसी के समय पर। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना कि अलेक्जेंडर किसके काल में आया था, तो ये नंदा डायनेस्टी के समय पर आया था, और उस समय धनानंद जो था वो शासक वहां का हुआ करता था। ग्रीक राइटर कुर्टियस के अकॉर्डिंग धनानंद जो था गाइस, उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 रथ थे, 3,000 हाथी थे। तो हाथी घोड़े सब था इसके पास। और धनानंद जो था गाइस, उसने डरा दिया अलेक्जेंडर को, और अलेक्जेंडर वहां पर रुक गया गैंगेटिक वैली पे, और उसके आगे बढ़ नहीं पाया। तो धनानंद ही था जिसने अलेक्जेंडर को रोका था, डराया था। और नंदा डायनेस्टी जो है गाइस, फिर वो खत्म हो गई 322 और 321 बीसी के पीरियड पर। और फिर एक दूसरी डायनेस्टी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं मौर्यास के नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ये एक नई डायनेस्टी फिर शुरू होती है। अब हम लोग थोड़ा सा फॉरेन इन्वेजन की बात कर लेते हैं कि इस पीरियड के समय पर फॉरेन इन्वेजन कैसा हमें देखने को मिला। तो ईरान और पर्शियन इन्वेजन की बात करें तो डेरियस का इन्वेजन था 518 बीसी पर। एचमेनियन शासक जो थे ईरान के, मतलब पर्शिया के, उन्होंने एक्सपेंड किया, बढ़ाया अपने एम्पायर को इसी समय पर जिस समय पर मगधन प्रिंस हम लोग को देखने को मिले थे। यानी कि मगध के जिस समय शासक हुआ करते थे, तो उस समय पर इसकी जो ईरान जो था वो एक्सपेंड कर रहा था, बढ़ रहा था। और उसने पॉलिटिकल डिसयूनिटी जो थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडिया के अंदर, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो एरिया था, यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से शासक जो है वो अलग अलग होते जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से भिड़ते जा रहे हैं, राइट। डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर खत्म होती जा रही है। तो उसने देखा कि यार यहाँ पर तो डिसयूनिटी है, कोई भी मतलब एक दूसरे का सपोर्टर तो है नहीं, तो ये वीक एरिया है। तो मतलब ईरान के जो रूलर जो था, तो एचमेनियन जो रूलर था ईरान का, पर्शिया का, तो उसने सोचा कि यार ये यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है, तो इस वीकनेस का फायदा उठाओ और इंडिया के अंदर घुसो, क्योंकि इकलौता ही एक एरिया है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का इंडिया के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि ऊपर तो हिमालय हैं उस तरफ, इस तरफ और इस तरफ आप देखेंगे कि आपको समुद्र दिखाई देंगे, है ना। तो इकलौता एरिया था। तो एचमेनियन रूलर जो डेरियस वन जो था, इसे नाम दिया गया है
दारा या बाहू इसे नाम दिया गया है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ये की तरफ से एंटर हुआ 518 बीसी में। पंजाब के ऊपर इसने कब्जा किया, इंडस के वेस्ट एरिया पर और सिंध के वेस्ट एरिया पर इसने कब्जा कर लिया। और ये वाला जो एरिया जिस पर इसने कंट्रोल किया, ये 20वीं प्रोविंस बन गई थी ईरान की। शत्रापी नाम इसका था। टोटल नंबर जो प्रोविंसेस थी ईरानियन एम्पायर की वो 28 हो गई। और ये जो प्रोविंस जो थी गाइस ये काफी फर्टाइल थी, क्योंकि यहाँ पर इंडस नदी और सिंध नदी हमें देखने को मिल रही थी, तो काफी फर्टाइल एरिया था ये ईरानियन एम्पायर का। और इस प्रोविंस से ये एम्पायर को 360 टैलेंट गोल्ड जो है वो रेवेन्यू के तौर पर मिले थे। 360 गोल्ड वगैरह जो है वो रेवेन्यू के तौर पर इसने जनरेट किए थे। तो काफी पैसा इसने यहाँ पर कब्जा करके जो है वो अर्न कर लिया था। और इंडो ईरानियन का कॉन्टेक्ट जो था वो 200 सालों तक लगभग बना रहा। और इफेक्ट्स जो थे ईरानियन इन्वेजन के क्या थे, ईरान ने जो यहाँ पर इन्वेट किया था, कब्जा किया था, उसके क्या इफेक्ट हमें देखने को मिले थे। तो इंडो ईरानियन ट्रेड और कॉमर्स बढ़ गया, इंडिया और ईरान का ट्रेड कॉमर्स बढ़ गया। तो ये इसका फायदा एक देखने को मिला। ईरानियन के थ्रू ग्रीक्स जो थे वो मतलब जानने लगे थे इंडिया को, और फिर पता लगने लगा कि अरे इंडिया के पास तो बहुत पैसा है, इंडिया की जमीन फर्टाइल है और काफी गोल्ड वगैरह है। तो उनको पता लग गया, और फिर यही सब चीजें देखता हुआ अलेक्जेंडर जो है वो यहाँ पर आ गया इंडिया में इन्वेट करना है। और ईरानियन स्क्राइब जो थे, जिन्होंने ईरानियन टेक्स्ट वगैरह जो लिखे थे, तो वो भी इंडिया की तरफ आए और उन्होंने इंडिया के बारे में लिखना शुरू किया, राइट। और फिर जो उन्होंने लिखा तो उस चीज को खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो कहने लगे। और ये राइट टू लेफ्ट में जो है वो लिखा जाने लगा, जैसे कि अरेबिक लिखा जाता है। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो इंडिया के अंदर आ गई। तो यहीं से ईरानियन इन्वेजन के थ्रू ईरानियन इन्फ्लुएंस जो था वो मौर्यन स्कल्पचर पर भी साफ दिखाई देता है, राइट। जैसे हम देखें कि मौर्य से जो जो चीजें बनाई थी, जैसे कि उसके कैपिटल की बेल शेप जो हमें देखने को मिलती है, वही जो हमारा एम्बलम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वो भी कहा जाता है कि वो भी ईरानियन इन्फ्लुएंस है, उसको बनाया गया है। मतलब उसमें भी जो स्कल्पचर जो है वो ईरान इन्फ्लुएंस के थ्रू ही तैयार किए गए हैं, राइट। जैसे कि हम बात करें ईरान इन्फ्लुएंस जो है वो भी देखा गया है। जो प्रियम्बल जो अशोका के एडिक्ट्स का हम लोग को देखने को मिलता है, जिसे हमने भी इंडिया ने भी अडॉप्ट किया गया है, तो उसमें भी कहा गया था कि अशोका के एडिक्ट्स के अंदर कुछ वर्ड्स जो थे वो यूज किए गए थे, जो ईरानियन के हमें देखने को मिले थे। अब इसके अलावा मैसेडोनियन इन्वेजन की बात करें तो अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था 326 बीसी में इस क्षेत्र को। तो 4th सेंचुरी बीसी का पीरियड था। ग्रीक और ईरान जो है उनकी लड़ाई हुई, मतलब कि पूरी दुनिया भर में सुप्रीम कौन होगा, पावरफुल कौन है पूरे दुनिया भर में, ग्रीक है या ईरानियन है। तो ये झगड़ा हुआ, और जो मैसेडोनिया की लीडरशिप में ग्रीक जो है उन्होंने फाइनली ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया और अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आगे बढ़ा। अलेक्जेंडर के जो पिता थे फिलिप, उसके बाद ये आए थे अलेक्जेंडर, इनको सत्ता मिली थी मैसेडोनिया की। और उसके बाद मात्र 20 साल की एज में जो है वो इन्होंने रूल करना शुरू किया। और उनके चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही जो है वो सपना देखते थे अलेक्जेंडर की उन्हें जो है वो पूरे दुनिया भर में कब्जा करना है। तो और उन्होंने काफ़ी सारे एरियाज को बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। इनका जो इनिशियल स्टेप जो था वो था इंडिया के ऊपर, काबुल वैली के ऊपर, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की जो पहाड़ी है उस पर कब्जा करना है। और फिर फाइनली ये पहुंचे कब्जा करते हुए ओहिंड जो था एटॉक के पास हमें देखने को मिलता है, वहां पर ये पहुंच गए थे 326 बीसी में, ओहिंड तक। तो देखो आप ये इधर ये पाकिस्तान वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला, आपको ओहिंड भी दिखाते हैं। चलो, तो इसको मैंने, ये अटॉक वाला एरिया आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर इंडस नदी आपको दिख रही है, इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ गया था ओहिंड पर, ठीक है। ये अटॉक कुर्ड वाला एरिया हमें देखने को मिलता है, इंडस नदी के पास वाला। तो अलेक्जेंडर यहाँ पर आ गया था, मतलब कि इस क्षेत्र पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर ये यहाँ पर पहुंच गया था 326 बीसी पर। मतलब ओहिंड जो एटॉक के नजदीक है, तो वहां तक ये पहुंच गया था। जो शासक थे तक्षशिला के और अभिसारा के, तो उन्होंने अपने घुटने टेक दिए अलेक्जेंडर के सामने। बट पोरस ने बोला कि नहीं भाई, पुरु जिसे कहा जाता है, उसने बोला कि नहीं, मैं तो घुटने नहीं टेकूंगा। फिर देखो अलेक्जेंडर ने झेलम नदी को क्रॉस किया, फिर वहां पर उसका सामना हुआ पोरस से, और पोरस जो है गाइस उसको हराया अलेक्जेंडर ने। बट अलेक्जेंडर जो है वो उसे विजेता मानने लगा था, मतलब कि उसने बोला था कि चलो वो हार तो गया, बट फिर भी वो बहुत ही मतलब ब्रेव था, यानी कि योद्धा जो था वो बहुत ही मतलब ब्रेवरी उसने दिखाई थी। और ये जो युद्ध हुआ था इसका अलेक्जेंडर और पोरस का, इसको हम लोग बैटल ऑफ झेलम या फिर बैटल ऑफ वितस्ता के नाम से जानते हैं, और ग्रीक में इसे हाइडस पीस के नाम से जाना जाता है। और ये 326 बीसी में हुआ था। और इस प्रकार से इंडियन हारे थे, क्योंकि उनके बीच में कोई भी यूनिटी नहीं थी, राइट। और उसके बाद ब्रिलियंट विक्ट्री जब हुई अलेक्जेंडर की यहाँ पर सकाला में, और ग्रीक की फोर्सेस जो थी वो फिर चली गई बियास नदी तक। बट अलेक्जेंडर को वहां से लौटना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि उनके सोल्जर्स के घुटने टूट चुके थे, मतलब कि अब वो हार मानने लगे थे, सोल्जर बोलने लगे थे भाई हम थक गए, होम सिकनेस हो गई थी उनको, बोल रहे थे हमें घर जाना है अब,
अब घर की याद आ रही थी, तो सोल्जर लौटने लगे। अब उसके बाद अलेक्जेंडर को भी फिर वापस लौटना पड़ा। और ये बैटल जो थी झेलम की, या फिर बैटल ऑफ वितस्ता और सकला, ये जो युद्ध हम लोग को देखने को मिले थे, इन्होंने आंखें तो खोल दी थी एक्चुअल में उनकी पूरी फोर्सेस की, कि जो ग्रेट मगधन एम्पायर जो है, क्योंकि बीबीएस को क्रॉस करने के बाद अब मगध एम्पायर मिलने वाला था, उनको पता था कि मगध जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत विशाल है। जब हम छोटे मोटे युद्ध जो है वो नहीं जीत पाए तो उससे कैसे जीत पाएंगे, तो ये उनको एक खौफ जो था, डर जो था वो आ गया था। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि भैया अभी थोड़ा रेस्ट करो, वापस चलो। और आफ्टर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करने के बाद अलेक्जेंडर जो था वो वापस 325 बीसी में चला गया। वो बेबीलोन पहुंचा 323 बीसी में, और वहां उसकी मौत जो है वो हो गई 33 साल की मात्र उम्र में। कहा जाता है कि उसको कुछ बीमारी जो है वो हो गई थी। अब इफेक्ट्स हम लोग को अलेक्जेंडर इन्वेजन के क्या क्या देखने को मिले। एक तो देखो, लैंड और सी रूट जो था वो ओपन हो गया था, राइट। पता लग गया था कि इंडिया कहाँ पर है और किस तरीके से इंडिया तक पहुंचना है। तो इस चीज के तहत इंडिया और यूरोप के संबंध जो है वो और डीप होते गए, ट्रेड वगैरह जो है वो बढ़ गया, राइट। इसके अलावा इनडायरेक्टली ये जो इन्वेजन जो था, इसने इस्टेब्लिश कर दिया इंडो बैक्टेरियन को और इंडो पार्थियन स्टेट्स को। और बाद में जाकर हमें देखने को मिला कि इंडियन आर्किटेक्चर भी इन्फ्लुएंस हुआ। जैसे कि बात करें हम लोग गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर की, एस्ट्रोनॉमी और कॉइनेज भी, और इस प्रकार की फील्ड्स भी हम लोग को देखने को मिली कि ऐसी नॉलेज जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो जाती गई, इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जो है वो नॉलेज गई। इन्वेजन ने आंखें खोल दी इंडियन पॉलिटिशियंस की, कि इंडियन पॉलिटिशियन को कुछ करना पड़ेगा यूनिफाई करने के लिए एम्पायर को, वरना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लोग आते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे नॉर्थ वेस्ट के हिस्से से, और इंडियन जो टेरिटरीज हैं और इंडियन एम्पायर है उसका पतन होते रहेगा। और जो डेट थी इन्वेजन की अलेक्जेंडर की, ये पहली रिलायबल डेट हम लोग को अर्ली इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिली थी, 326 बीसी, ध्यान में रखना, राइट। और ये हेल्प करती है क्रोनोलॉजिकल डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए भी, राइट, ये वाली डेट। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो थी वो अंदाजा लगाया जा रहा था डेट्स वगैरह का, बट एक्चुअल जो डेट सामने आई थी वो अलेक्जेंडर इन्वेजन की ये सामने आई थी।